कहने का ये कि 3 गुना लोग सुसाइड कर रहे हैं, महिलाएं भी कर रही हैं, वो कोई अच्छा उसको नहीं कह रहे हम, लेकिन 3 गुना जो पुरुष हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। अगर आप एक आदमी हैं और आप पे आरोप लग जाता है तो आपके लिए कानून में कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। आप निर्दोष होते हुए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे। पति के जो पिता हैं, बुजुर्ग ससुर हैं, उन पे 376 लगा देती हैं। सिर्फ इतना कहना होता है कि मैं बाथरूम से निकल रही थी, इन्होंने मुझे पकड़ लिया। अब इसको आप कैसे प्रूव करेंगे? बताता हूँ, ये जो झूठे केस हो रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं महिलाओं को ही नुकसान पहुंचा दे रहे हैं, क्योंकि इतने सारे झूठे केस आप पढ़ते हैं ना, तो कब जब जेन्युइन महिला भी आपके पास आती है ना, आप उसको भी संदेह की नज़रों से देखते हैं, उसको भी न्याय पाने में दिक्कत होती है। किसी इंसान पे अगर एक बार ठप्पा लग जाए जेल जाने का, उसका पूरा जो भविष्य है वो चौपट हो जाता है। जब वो जेल से आता है तो वो टूट जाता है। आप देख रहे हैं पारदर्शी सफर। नमस्कार, मैं राजेश गर्ग पारदर्शी सफ़र से एक अलग तरह की वीडियो लेकर आपके बीच में हूँ। मेरे साथ हैं श्री के.डी. झा। ये के.डी. झा साहब हैं, ये ऐसे व्यक्ति हैं, इनसे मिलने के लिए पिछले 1 हफ्ते से मैं परेशान था। परेशान ढूंढने में परेशानी हुई, वैसे परेशानी मिलने के लिए आतुर था, कहना मुझे ये चाहिए। मुलाकात हुई, आज हमारे साथ हैं। इनका जो मिशन है वो मिशन है कि जो भी पति हैं उनके लिए कोई आयोग नहीं है, मतलब आदमी के लिए कोई आयोग नहीं है, जबकि नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन है, फॉर वीमेन है, फॉर चाइल्ड है। इवन इनका कहना ये है, और ये ठीक कह रहे हैं, कि एनिमल्स को बचाने के लिए भी कमीशन है, लेकिन आदमी को बचाने के लिए किसी प्रकार का कोई आयोग ना तो किसी स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। और जो परेशान लोग हैं, मतलब आदमी हैं, पूरे देश से इनसे संपर्क करते हैं। इनकी संस्था का नाम है NCM इंडिया काउंसिल फॉर मैन अफेयर्स। और इनकी जो डिमांड है, मैं कहीं गलती करूं बता देना झा साहब, इनकी डिमांड है, वी डिमांड नेशनल कमीशन फॉर मैन। आज हमें इनसे बात करने का मौका मिला, इनसे बात करते हैं। के.डी. साहब, ये एक वीडियो मैंने देखी थी कि आप एक बहुत सारे लोगों के साथ डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, जिसमें आपकी मांग थी कि ये सब प्रताड़ित लोग हैं, इनको बचाया जाए। जिस प्रकार विमेन को बचाने के लिए सरकार आगे बढ़ती है, नियम बने हैं, इन लोगों को बचाने के लिए भी कोई नियम बने। वो क्या मामला था? सर देखिए, अभी 2 अक्टूबर को हमारा एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हमने ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन दिल्ली में अचानक से धारा 163 लग गई, जिससे लास्ट मोमेंट पे हमें वो कैंसिल करना पड़ा। तो हमारे पास देश भर से कई लोग आ चुके थे, ऑलरेडी 60-70 लोग आ चुके थे, तो इसीलिए हमने एक छोटे लेवल पे वो प्रोटेस्ट किया था। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि देखिए, महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं अत्याचार हुआ होगा। पुराने टाइम में था, अत्याचार तो नहीं कह सकते, पर एक सामाजिक जो उस समय का प्रोसेस था, महिलाएं घर में रहती थी, पुरुष बाहर रहता था, तो एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में उनको रखा जाता था। लेकिन हमारा समाज जो है, कभी भी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को या हिंसा को बढ़ावा नहीं देता है। अगर आप घर में किसी को पीटते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार होता था, लेकिन आस पड़ोस या समाज कभी उसको जायज़ नहीं ठहराता था। लोग उसको बुरा कहते थे कि भाई तुम अपनी औरतों के साथ गलत कर रहे हो। तो एज ए सोसाइटी, एज ए लॉ, हमने कभी महिलाओं पे अत्याचार को बढ़ावा नहीं दिया है। एक बहुत बड़ा लोगों ने ना कन्फ्यूज़न बना रखा है कि भारत में महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। अत्याचार होता है, बट दैट इज़ ए क्राइम। वो एक अपराध है, और उस अपराध को हमारे समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया, ना आज किया था, ना आज से सैकड़ों साल पहले किया था। तो अब महिलाओं को बढ़ाने की बात हुई, उनका जो है एम्पावरमेंट की बात हुई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस एम्पावरमेंट के लिए हम महिलाओं को ऊपर उठा सकते हैं। उसके लिए हमें पुरुषों को दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। हम कह रहे हैं महिलाओं को इंसाफ जरूर मिले, जहाँ उनके साथ गलत हो रहा है वहाँ उन्हें इंसाफ मिले, दोषियों को सज़ा मिले, लेकिन एक महिला को उठाने के लिए हम एक निर्दोष पुरुष की बलि ना दें। उसके लिए हम पुरुष को डिमीन ना करें, उसको ह्यूमिलिएट ना करें, उसको इतना मजबूर ना कर दें कि उसके पास सुसाइड के अलावा कोई और चारा ना हो। NCRB गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जिसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, 2023 का आंकड़ा है, 1,22,000 पुरुष सुसाइड करते हैं एज कम्पेयर टू अराउंड 40,000 वुमेन। तो हमें लगता है कि जो महिलाएं, क्या दोबारा बोलना, क्या बोला आपने? कितने लोग सुसाइड की रिपोर्ट आपके पास है? 1,20,000 पुरुष जो हैं हर साल सुसाइड करते हैं। अगर हम इसी को महिला की संख्या से करें तो वो लगभग 40,000 है देश भर में, जो डॉक्यूमेंटेड है गवर्नमेंट के पास। NCRB का डाटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है कि मतलब कहने का ये कि 3 गुना लोग सुसाइड कर रहे हैं, महिलाएं भी कर रही हैं, वो कोई अच्छा
उसको नहीं कह रहे हम, लेकिन 3 गुना जो पुरुष हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, ऐसा केडी साहब ने सरकारी आंकड़ों के आधार पर बताया। हाँ, और कुछ बता रहे थे आप। तो लेकिन उसको पुरुषों के लिए कोई ऐसी हेल्पलाइन नहीं है, कोई ऐसा नेस्ट। अगर आपके साथ कोई दिक्कत होती है एज ए मैन, अब आप चोरी है, डकैती है, वो उसकी बात नहीं, सिर्फ आपके जेंडर होने की वजह से, जहां आप पुरुष हैं, सिर्फ इसलिए आपको मान लिया जाता है कि आपने गलती की होगी। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं, इसमें आदमियों के लिए कोई हेल्पलाइन नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई गवर्नमेंट की ऐसी वेबसाइट या कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो इनकी परेशानियों को सुने। कई बार आप देखेंगे महिला आयोग जो है, उनकी हेल्पलाइन है महिलाओं के लिए, उस पर 30% जो कॉल आते हैं वो पुरुषों के कॉल आते हैं। उनको लगता है यहाँ हमारी सुनवाई हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए कोई कॉल नहीं है, कोई हेल्पलाइन नहीं है, तो महिलाओं की हेल्पलाइन पे कॉल करके अपनी व्यथा सुनाते हैं, लेकिन वहाँ से उनको कोई मदद मिल नहीं सकती है। जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, उसका 27,000 करोड़ का बजट है एनुअली, और ये हर साल का, लेकिन आज भी महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरी है, वो जहाँ की तहाँ है। आज भी जो जेन्युइन महिलाएं हैं उनको न्याय मिलने में देर होती है। उसके पीछे आप क्या समझते हैं कि 27,000 करोड़ का बजट है, उसके बाद भी महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा, आपका कहना है? सर, क्योंकि ये एक ना प्रोपेगेंडा चलता है महिलाओं के नाम पे। वो लोग महिलाओं का हितैषी नहीं है, वो अपना एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें कुछ NGOs हैं, कुछ बाहर की कंपनीज़ हैं, कुछ जो कॉमर्शियल एंटिटीज़ हैं जिनको अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, या जो देश के बाहर के लोग हैं जिनको एक प्रोजेक्ट करना है कि भारत बहुत पिछड़ा देश है, यहाँ महिलाओं के खिलाफ बहुत अत्याचार होता है। तो वो इकोसिस्टम डेवलप होता है, और वही इकोसिस्टम, उसी पैसे को वो लोग घुमाते हैं, चाहे गवर्नमेंट का फंड हो या वर्ल्ड बैंक का फंड हो या फिर दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका है। बेसिक ग्राउंड लेवल पे वो लोग कुछ खास करते नहीं हैं, वो प्रोपेगेंडा चलाते हैं। अभी आप देखेंगे कि कुछ जो फेमिनिस्ट हैं वो मैरिटल रेप की बात कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लंबित है, दिल्ली हाई कोर्ट में जो आया था तो वो वर्डिक्ट एक से न्यूट्रलाइज हो गया था। तब सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच है जो इसकी सुनवाई कर रही है, और इस पर बहुत हल्ला हो रहा है। लोग इस पे ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे जो बड़े बड़े फेमिनिस्ट हैंडल हैं वो कहते हैं कि भारत में जो पति हैं उनको अपनी महिलाओं का रेप करने का लाइसेंस दे रखा है, जबकि पूरी तरह से गलत है। बिल्कुल सही है कि पति पे रेप का केस नहीं हो सकता, लेकिन अगर अब पति अपनी पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध बनाता है तो पत्नी के पास बहुत सारे कानून हैं जिसमें वो न्याय पा सकती है। उसके पास डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है, उसके पास 498 है, उसके पास क्योंकि असॉल्ट है तो जो IPC पुराना था, अब तो खैर BNS आ गया, जो 323, 325, 324, 307 के कानून है वो उसके पास हैं। उसके पास 377 के कानून लगते हैं। तो पुराने IPC के हिसाब से है ना, BNS के अंदर जो सेक्शन चेंज हो गया, बाकी लगभग सेम है। ये शुरुआत कैसे की आपके मन में, ये बात कैसे आई कि मुझे पुरुष मित्रों को लेकर उनकी मदद करनी चाहिए, या वो जो प्रताड़ना झेल रहे हैं, पुरुष होने का जो नुकसान झेल रहे हैं, ये बात आपके दिमाग में कब आई? ऐसा कौन सी घटना थी जिसको लेकर आपने फिर ये संगठन बनाया और इस काम को लेकर लग गए? देखिए, ऐसा है कि हम लोग भी जब बचपन में पढ़ते हैं ना, तो हमें यही सिखाया जाता है कि महिलाएं प्रताड़ित होती हैं। जो क्लास 3rd 4th में होता है, सती प्रथा के बारे में पढ़ाया जाता है, कन्या भ्रूण हत्या के बारे में पढ़ाया जाता है। तो हमें जो बचपन शिक्षा दी जाती है ना, उसमें हमारा माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि हमारे देश में महिलाएं बहुत प्रताड़ित है। तो हम भी पढ़ लिख के जब उठते हैं तो हमें लगता है कि यही सही है। और मैं भी फेमिनिस्ट था, मैंने भी LGBT के लिए, वुमेन राइट्स के लिए कॉलेज के टाइम में बहुत काम किया था। लेकिन मेरे परिवार में एक घटना घटी, छोटी सी घटना थी, लेकिन जब उसके बारे में मैंने देखा तो मैं दंग रह गया कि ये तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं। अगर आप एक आदमी हैं और आप पे आरोप लग जाता है तो आपके लिए कानून में कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। आप निर्दोष होते हुए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे। दहेज कानून ऐसा है कि आप, सोमनाथ भारती थे, आम आदमी पार्टी के उस समय विधायक और मंत्री थे, उनके कुत्ते तक पे केस हो गया। कुत्ते तक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। 3 दिन तक वो कुत्ता पुलिस कस्टडी में रहा। 2-2 साल के बच्चे जेल में गए हैं, इसमें 95 साल की औरतें जेल में गई हैं। अब तो हमारे प्रयास से और कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई है कि दहेज कानून में अरेस्टिंग बंद हो गई है। नहीं तो 2013 और 2014 तक एक झूठा आरोप लगता था, एक एप्लीकेशन जाती थी, पूरा का पूरा परिवार जेल में बंद हो जाता था। कई महीनों बाद उन्हें जमानत मिलती थी। उसमें चाहे वो बुजुर्ग माँ हो, चाहे वो ननद हो, चाहे 9 साल का बच्चा हो, इवन 2 महीने के बच्चे तक को जमानत लेनी पड़ी। ये बात तो सच है। ये तो बड़ा अखबारों में भी छपा है और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री भी इस पर बनी है कि किस प्रकार से जो वर पक्ष है, जो पति पक्ष है, उसकी माता को, पिता को, बहन को, बहनोई को, और इवन जो छोटे बच्चे हैं, बड़े भाई का बच्चा है तो उसको भी जेल जाना पड़ा है। ये किस्सा तो हमारे सामने कई बार घटा और उसमें कई फैसलों में हम लोग शामिल रहे हैं। लेकिन मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो मैंने उस दिन डिमोन्स्ट्रेशन देखा था उसमें तरह तरह की व्यथाई लेकर आपके साथी आए हुए थे, आपकी टीम के मेंबर आए हुए थे। मतलब कोई ऐसा किस्सा बताओ कि जो हमारे दर्शक उससे कुछ सीख ले पाएँ
और उससे कैसे बचने का रास्ता है उसके बारे में थोड़ा बताएं जहाँ साहब। देखिए, मैं आप लोगों से कहता हूँ, कानून कितना भी महिलाओं के पक्ष में है, लेकिन कानून में कहीं ये नहीं लिखा है कि आप किसी निर्दोष को फांसी पे टांग दीजिए। कानून में हर जगह लिखा है जो महिलाओं के साथ गलत करता है, जो दहेज मांगता है, जो बलात्कार करता है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो जो ये दिक्कत है वो इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है, क्योंकि हमारी जो पुलिस है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत बेकार है। पुलिस अच्छा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती है, ओवरलोडेड रहती है। तो इम्प्लीमेंटेशन जो भी प्रॉब्लम है वो सारी इम्प्लीमेंटेशन की है। कानून तो जो है महिलाओं के पक्ष में है, लेकिन उसमें कहीं ये नहीं वर्णित है कि भाई पुरुष है तो उसको आप फांसी दे दीजिए सिर्फ पुरुष होने की वजह से। तो हम इस इम्प्लीमेंटेशन पे काम करते हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही होना चाहिए। दूसरी चीज़, हमारे पास अभी जो लोग आ रहे हैं वो वैसे लोग आ रहे हैं जो जिनके ऊपर सच में घटना हो चुकी है, जो इस चीज़ में फंस चुके हैं, तो हम उनकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर कोई इंसान हमारे पास पहले आता है, जैसे उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, वो उसको परेशान कर रही है लेकिन केस नहीं हुआ है, अगर वो उस दौरान हमारे पास आया है तो हम उसकी बहुत अच्छी मदद कर पाएंगे। अगर आप शादी से पहले हमारे पास आते हैं कि भाई हम शादी कर रहे हैं, हम क्या प्रिकॉशन लें, तो हम आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं और शायद आपकी शादी में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही जिस तरह से कोविड की वैक्सीन आई थी, उसी तरह से अगर आप बीमारी होने से पहले हमारे पास आते हैं तो शायद हम आपको बेहतर हेल्प कर पाएंगे। बाकी जहाँ तक आपने केसेस की बात की है, देखिए केसेस तो हमारे पास रोज़ आते हैं और ऐसे ऐसे केस आते हैं कि जो आप सुनेंगे तो शायद आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, ऐसा है। मैं यहाँ आपको एक सादरा का केस बताना चाहूँगा, जो कि मुस्लिम फैमिली थी, लेकिन जिस तरह से हमारे हिंदुओं में कास्ट सिस्टम है, कहीं ना कहीं मुस्लिम में भी कास्ट सिस्टम होता है। तो एक वो उनमें ठाकुर थे और दूसरे जो थे वो चौधरी थे, और बहुत ज़्यादा क्यों थे कैसे थे मुझे नहीं पता। उनकी शादी फिक्स हुई। शादी के टाइम में जो लड़की का पिता था उसने लड़के को 2000 रुपये दिए कि तुम अपना सूट बनवा लेना। तो लड़की के बाप ने कह दिया कि 2000 में कौन सा सूट आता है, कम से कम 15-20 हज़ार का सूट आता है। और वहीं से उनकी खटपट शुरू हो गई। खैर किसी तरह से शादी हो गई। शादी के बाद 2-4-6 महीने सब कुछ ठीक ठाक रहा। लड़के के पिता ने अपना घर बेच दिया, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हम एक फैक्ट्री ले लें जिसमें वो अपना कारोबार करना चाहते थे। तो उन्होंने 80 लाख का अपना जो सादरा का घर था वो बेच दिया। तो उसके बाद लड़की विदा होकर अपने घर जाती है। तो लड़की का जो पिता है वो कहता है कि तुम्हारे बेटे के पास है क्या घर के अलावा, तुमने घर बेच दिया। तो लड़की के बाप का कहना था कि भाई हमने घर बेचा है तो जो इसका हिस्सा इस घर में है वही हिस्सा उसको फैक्ट्री में मिल जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, हमारी बेटी को 50 लाख रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे। इसने कहा पहली बात तो मैं आगे फैक्ट्री ले रहा हूँ इस पैसे से, तो उसमें हिस्सा होगा, और अगर मैं दूंगा भी तो मेरे 4 बेटे हैं तो मैं 20 लाख ही दे पाऊँगा, इसको 50 कैसे दूंगा। तो यहीं से उनका मनमुटाव शुरू हुआ। इन्होंने पैसे नहीं दिए। अंत में जो लड़की के पिता ने ग्रेटर नोएडा में इनके खिलाफ रेप का मुकदमा कर दिया 7 लोगों के खिलाफ। ससुर, 3 भाई, माँ और पति। पति पे रेप का चार्ज नहीं हो सकता, लेकिन उसको गैंग रेप डाल दिया गया कि ये उसमें मदद कर रहा था। सास पे भी रेप का चार्ज लगा दिया कि ये मदद कर रही थी, और साथ में उसमें 4 अज्ञात लोगों के नाम लिखवा दिए गए। पुलिस आती है ग्रेटर नोएडा से। नॉर्मली केस में रेप, गैंग रेप का होता है तो जहाँ इंसिडेंट होता है वहीं पे केस होगा, तो उस हिसाब से ग्रेटर नोएडा में 0 एफआईआर होनी चाहिए थी। वो एफआईआर ट्रांसफ़र होती है दिल्ली। लेकिन चूंकि ये मैट्रिमोनियल केस है, 498 भी लग गया, तो ये कहीं से भी हो सकता है। और ग्रेटर नोएडा पुलिस आई और इनके घर से इनके पिता और 3 बेटों को उठा के ले गई। कुछ जो इनके रिश्तेदार थे वो थाने गए कि भाई आप क्यों ले। मैं बीच में रोकूंगा आपको। यदि रेप केस किया है तो उससे पहले इन्वेस्टिगेशन तो होगी, मेडिकल जांच तो होगी। सर एक मेडिकल जांच तब होगी ना जब आज कोई घटना होगी, आप कल पुलिस के पास जाएंगे। जब आप 7 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1.5 साल बाद जाके बताएंगे कि आज से 1.5 साल पहले मेरा रेप हुआ था, तो उसमें क्या मेडिकल होगा। दूसरी बात, आज जो नए रेप कानून है उसमें मेडिकल को कंपलसरी नहीं है, वो लड़की के मन पे है। अगर लड़की मना कर देगी कि मुझे मेडिकल नहीं कराना है तो मेडिकल नहीं होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि रेप केस होगा तो मेडिकल होना ही है। ये पूरी तरह से लड़की पे डिपेंड करता है। अगर वो अपना कंसेंट देगी तो मेडिकल होगा, कंसेंट नहीं देगी तो मेडिकल नहीं होगा। और आजकल हिस्टोरिकल रेप होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में कई सालों से रिलेशन होंगे। अब 2 साल लड़की जाएगी कि आज से 3 साल बाद मैं चेन्नई गई थी और इसने मुझे होटल में ले गया और वहाँ नशीला पदार्थ खिला के मेरे साथ जबरन किया। तो अब इस केस में तो ना कोई आप सबूत जुटा सकते हैं, 3 साल पुराना है, ना आप कॉल डिटेल निकाल पाएंगे, वहाँ होटल के रजिस्टर नहीं निकाल पाएंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे केस कोर्ट में कामयाब नहीं होते। माफ़ करना, मेरा भी अनुभव है कोर्ट का। ठीक है, आरोप लगा दिया, मुकदमा दर्ज हो गया, कोर्ट से बेल भी हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली वो लड़की और महिला जो भी है वो केस हारती है। सर आपने बहुत सही बात कही है और यही हम कहते हैं। लेकिन यहाँ कहानी दूसरी है। ये केस जीतने या हारने के लिए नहीं किया जाता है। ये केस किया जाता है एक्सटॉर्शन के लिए, सेटलमेंट के लिए, पैसे की उगाही के लिए। जैसे ही ये केस करेगी पुलिस उस लड़के को अरेस्ट कर लेगी,
कई केसेस में एंटीसेप्टी अगर उसको टाइम से मिल गई तो ठीक है, जैसे ही वो अरेस्ट होगा नॉर्मली सेशन कोर्ट इनको बेल देता नहीं है, हाई कोर्ट से बेल मिलती है, इस दौरान वो 3-4 महीने जेल में रहेगा। किसी इंसान पे अगर एक बार ठप्पा लग जाए जेल जाने का, उसका पूरा जो भविष्य है वो चौपट हो जाता है। जब वो जेल से आता है तो वो टूट जाता है। उधर से उनके जो वकील होते हैं लड़की वाले डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनको ऑफर करते हैं इतने पैसे दोगे तो बचोगे, तो लड़का ट्रायल तक जाता ही नहीं है। वो इतना डर गया होता है कि कहीं से पैसे देके उनको 5 लाख 10 लाख रुपए देके वो सेटलमेंट कर लेता है और वो केस खत्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, मिस्टर केडी झा ने जो कहा, वास्तव में इस देश के अंदर यही हो रहा है कि महिलाएं केस कर देती हैं, उनके परिवार के लोग शामिल होते हैं और जो लड़का होता है, जो पुरुष होता है, वो परेशानी से बचने के लिए अपने काम धंधे के नुकसान को देखते हुए सोचता है कि जितने में सेटल होता है सेटल कर लिया जाए। मतलब हैरानी की बात तो ये है कि शादी के 20-20 साल के बाद भी ये 498, 506 लगाकर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, ना केवल लड़के के खिलाफ, लड़के के माँ बाप के खिलाफ, उनकी बहनों के खिलाफ, उनके बहनों के खिलाफ, क्योंकि ऐसे मामले अक्सर हम देखते हैं कोर्ट्स के अंदर। तो इसका हल क्या है? जो आपने किस्सा बताया बिल्कुल मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ, इसका क्या हल है? सर इसका हल है कि पहली बात जो हमारी मॉब मेंटिलिटी है ना, जैसे कहीं भी रेप की न्यूज़ आती है हमें बहुत गुस्सा आता है और आना भी चाहिए। हम कहते हैं उसको तुरंत फांसी दे दी जाए, उसका एनकाउंटर कर दिया जाए, बिल्कुल कर देना चाहिए। लेकिन कल को वो मरने के बाद निर्दोष साबित होगा तो फिर हम उसकी ज़िंदगी वापस ला सकते हैं। तो सिर्फ एक कोई ऐसा केस हो जाए, इसके लिए हम एक ऐसा कानून बना दें जिसमें दोषी और निर्दोष का फैसला किए बिना हम किसी को सजा देते हैं, ये एक बहुत गलत बात है। तो ये एज ए समाज हमें समझना पड़ेगा। 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था, हम सब उसकी निंदा करते हैं, बहुत ही गलत और बहुत ही विभत्स कांड था। लेकिन उस कांड की वजह से रातों रात गवर्नमेंट ने प्रेशर में एक ऐसा कानून बना दिया जो कि पूरी तरह से तत्वहीन है, जिसमें लड़की के बयान को ही सर्वोपरि मान लिया गया है। रेप केसेस में अगर लड़की अपनी स्टेटमेंट देती है और उसके अलावा कोई और सबूत नहीं मिलता है तो भी उसको सज़ा मिल जाएगी। लेकिन इसमें मैं दोषी माफ़ करना, जो पुरुष वर्ग है उसको भी मानता हूँ। सुनिए, क्योंकि जहाँ पर एफआईआर होती है वहाँ पर एक प्रोविज़न है, आईपीसी में था वो 182 और 211 सीआरपीसी के अंदर वो कार्रवाई कर सकते हैं। सीआरपीसी में आईपीसी में है। वही कानून को अभी बीएनएस में सख्त कर दिया गया। मैं आपको बताता हूँ, अब जो 182 था वो 211 हो गया और जो 211 था वो 248 कर दिया बीएनएस में। और उसके अंदर पहले 2 साल की सज़ा थी झूठा केस दायर करने में या झूठा बयान देने में या झूठा गवाही देने में, और वो सज़ा 5 साल की कर दी है। यदि पुरुष हिम्मत करके जब वो बरी होता है और केस डाल दे उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने उसके खिलाफ कंप्लेंट की थी, जिसके कारण उसका जीवन बर्बाद हो गया, तो शायद लोगों को डर लगना शुरू हो जाएगा जो झूठे केस डालते हैं। सर आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ केसेस में ऐसा हुआ भी है, लेकिन जहाँ तक मैंने कहा था कि इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जो हम हैं एज ए पुरुष, चाहे मैं कितना भी पुरुषों के लिए काम कर रहा हूँ, अभी आपके घर के बाहर अगर एक महिला और पुरुष की लड़ाई हो रही होगी तो मैं महिला का पक्ष लूँगा। मैं ये बिना जाने कि अगर वो महिला पुरुष को पीट रहा होगा, भले महिला की गलती हो, तो मैं उस पुरुष को रोकूंगा। लेकिन अगर महिला पीट रही होगी तो मैं महिला पे हाथ नहीं उठाऊंगा। तो जो हमारा समाज है वो महिला को कहीं ना कहीं अभी भी अबला मानता है, एक सिंपैथी देता है। तो कई ऐसे केसेस हैं जहां मुकदमा झूठा प्रूव हो गया है, लेकिन जज ने महिला को या तो चेतावनी देके छोड़ दिया, या कहीं 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया, या कहीं उनको कहा कि आप पूरे दिन कोर्ट में खड़े रहिए, या कहीं उनको कह दिया कि आप 1 महीने तक ब्लाइंड स्कूल में जाके 2 घंटे का टाइम देंगे। तो जो प्रावधान जरूर है, लेकिन जो लास्ट टाइम आता है तो जज कहीं ना कहीं महिलाओं को संवेदना देता है, उनके प्रति सिंपैथी होती है और उनको उतनी सज़ा नहीं मिलती है जितनी उनको मिलनी चाहिए। साथ में एक चीज़ और होती है कि जो रेप का मामला था या झूठी शिकायत का मामला था, उसकी चर्चा बहुत होती है, पब्लिसिटी बहुत मिलती है, लेकिन जब वो उस महिला को कुछ सज़ा मिलती है तो उसकी चर्चा नहीं हो पाती। ये भी एक कारण है कि लोग उससे जागरूक नहीं हो पाए अब तक। चर्चा नहीं होती। दूसरी बात, महिला का नाम नहीं कहीं दिखाया जाता, कहीं उसकी फ़ोटो नहीं दिखाई जाती। और जहाँ तक मैं आपको सीपीसी की बताऊंगा, आपको शायद कानून की नॉलेज है, जो भी सिविल केसेस हैं, जो मनी का लेन देन है, मॉनिटरिंग, उसमें कभी भी महिला को जेल नहीं होती है। कानून में लिखा हुआ है कि अगर कोई आप सिविल सूट फाइल करते हैं रिकवरी का और उसमें महिला दोषी भी होती है तो उसमें महिला को कभी जेल नहीं हो सकती। जो इंडियन रेलवे है उसमें महिला अगर बिना टिकट यात्रा करती है, अगर रात के टाइम में उसको ट्रेन से उतारा नहीं जा सकता। तो ये कुछ ऐसे कानून बने हुए हैं जो महिलाओं के प्रति बहुत, मतलब आज वो टाइम चला गया जब महिलाएं अबला थी। हाँ आज भी हैं, लेकिन अब महिलाएं जब हर
वे में हर जगह कहती हैं हम किसी से कम नहीं हैं, वो राष्ट्रपति बन रही हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियों की CEO बन रही हैं, डायरेक्टर बन रही हैं, तो फिर भी उनको एक अबला का टैग देना ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है महिलाओं के प्रति हम नहीं ठीक कर रहे कहीं उन ये जो पुरुष हैं जिनके ऊपर मुझे केस मैं देख रहा था उसमें कि महिला ने जब पति ने उसकी बात नहीं मानी तो महिला की गलती होते उसने पति के खिलाफ पॉक्सो में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया कि जो उसी की बच्ची है कि आपने उस बच्ची से बदतमीजी करी। 2014-15 तक जो दहेज का केस था उसमें सीधे डायरेक्ट अरेस्टिंग होती थी, जब भी FIR होती थी तो सीधे अरेस्ट कर लिया जाता था पति और उसके परिवार को। और जब इस तरह का झगड़ा होता है ना तो औरतों को लगता है कि बस फांसी टांग दें हमारे पति को, मतलब मेरे कदमों में झुका दें। लेकिन अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में जजमेंट आया और गाइडलाइंस भी बहुत सारी आई, हमने भी बहुत मेहनत की, तो कहीं ना कहीं उसमें जो वो इमीडिएट अरेस्टिंग थी वो अब लग बहुत हद तक बंद हो गई है। जैसे दिल्ली जैसे शहरों में 498 में पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है कुछ, लेकिन हरास बहुत करती है पुलिस, हरास करती है लेकिन गिरफ्तारी नहीं है। तो लेकिन औरतों को सेटिस्फेक्शन नहीं होता, उनको चाहिए होता है कि किसी न किसी तरह पति गिरफ्तार हो ताकि जो हमारी जायज़ या नाजायज़ मांग है उसको वो मान ले। तो अब उसके लिए वो क्या करते हैं, पति के जो पिता हैं, बुजुर्ग ससुर हैं, उन पे 376 लगा देती हैं। सिर्फ इतना कहना होता है कि मैं बाथरूम से निकल रही थी, इन्होंने मुझे पकड़ लिया। अब इसको आप कैसे प्रूव करेंगे? एक घर में आप रह रहे हैं, 24 घंटे रह रहे हैं, 24 घंटे हर जगह आप कैमरा नहीं लगा सकते। अगर उसने एक स्टेटमेंट दे दी कि आज से 6 महीने पहले मैं बाथरूम से निकली तो इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। लेकिन मैं माफ़ करना, खाली बयान पर सज़ा नहीं होती, कोर्ट सज़ा नहीं करती सर, नहीं करती, लेकिन जो इंडियन एविडेंस एक्ट में 2012 के बाद संशोधन हुआ उसमें जो छेड़खानी और बलात्कार के केसेस हैं उसमें जो महिला का बयान है, सिर्फ महिला के बयान पे सजा देने का प्रावधान है। महिला को सर्कमस्टेंसेस और साथ में एविडेंस देने होंगे, मेरे ख्याल से ऐसा। मैं आपको, अगर आपके खिलाफ उस बयान को गलत प्रूव करने के लिए एविडेंस या सर्कमस्टांस हैं तब तो आप बच जाएंगे, लेकिन अगर आप कोई प्रूफ नहीं दे पाएंगे तो महिला का जो बयान है उसके अलोन बेसिस पे आपको सज़ा हो सकती है, ऐसा प्रावधान है। लेकिन अगर महिला कुछ कह रही है कि इस तारीख को इन्होंने मेरे साथ छेड़खानी की और आपने दिखा दिया कि भाई उस तारीख को तो मैं वहाँ अवेलेबल ही नहीं था उस शहर में, आदमी वहाँ अवेलेबल है और वो गलत है, तो इसका मतलब बहुत मुश्किल है। मैं कई सारे ऐसे केसेस आपको दिखा दूंगा जिसमें सज़ा हो गई है, ठीक है। बहुत सारे केसेस हैं जिसमें कोई और सबूत नहीं था और सिर्फ जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस थे उस पर सज़ा हो गई। इसमें एक विष्णु तिवारी का केस है ललितपुर का, जो 20 साल जेल में रहे वो, और 20 साल बाद हाई कोर्ट से वो निर्दोष बरी हुए। अब क्या उनका 20 साल कोई लौटा पाएगा? वो केस मैंने भी पढ़ा था, लेकिन क्यों नहीं उसने उस महिला के खिलाफ केस किया जिसने कि वो झूठी रिपोर्ट लिखाई थी? सर मैं बताता हूँ, पहली बात तो उस केस में सर उस महिला की मृत्यु हो चुकी थी, उससे पहले ही वो जो महिला थी उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी। इनका ज़मीनी विवाद था आपस में, ज़मीनी विवाद में महिला की भी गलती नहीं थी कहीं ना कहीं। देखिए, मैंने आपको अभी भी कहा कि कहीं ना कहीं हर महिला एक जैसी नहीं होती है। जो महिला के परिवार वाले थे उन्होंने महिला को यूज़ किया एज ए वेपन इनके ऊपर। बाद में उस महिला की भी बड़ा फेमस केस है ये। जी हाँ, बाद में उस महिला की इनके निकलने से बहुत पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। दूसरी बात, जब इस तरह की कोर्ट का जो वर्डिक्ट आता है ना, तो कहीं कोर्ट बहुत रेयर लिखता है कि ये एक फॉल्स केस था। कोर्ट मोस्टली कहता है कि सबूतों के अभाव में आपको बरी किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि केस झूठा नहीं कहता जज, ये कहता है कि आपको इनफ एविडेंस नहीं है इसीलिए हमने छोड़ दिया। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। जो दहेज के भी केसेस होते हैं इसमें भी बाइज्जत जो बरी होगा ना, जब केस लिखेगा कि ये मुकदमा फर्जी था, तब तो आप उस पर 182 की कार्रवाई कर सकते हैं, तब तो आप मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन जज क्या करते हैं, कोई अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये वाला सवाल है। कोई अपने पे नहीं लेना चाहता। जज ये लिख देंगे कि सबूतों के अभाव में हमने छोड़। दूसरा, जीवन बीत जाता है, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच, फुल बेंच। जो मैं सोचता हूँ, जो थोड़ा बहुत सोशल वर्क मैं करता हूँ, ये जो समस्या दहेज की है, डिमांड की है, यदि शादी से पहले, जो शादी के बाद रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और सभी स्टेट्स के अंदर ऐसा है, यदि जिस समय शादी का रजिस्ट्रेशन हो रहा हो, क्योंकि मोस्टली जो शिकायतें होती हैं झूठ होती हैं, शादी में खर्चा हो 1 लाख का, 2 लाख का, लेकिन बताया जाता है करोड़ों के अंदर, और उसी के बेस पर, कंप्लेंट के बेस पर FIR दर्ज हो जाती है। और बाद में कंप्रोमाइज़ होता है, तो वो आदमी कंप्रोमाइज़ इसलिए करता है कि ये जो झेलना पड़ेगा कोर्ट कचहरी के चक्कर और वकीलों के खर्चे, तो कहीं ना कहीं आदमी उस बात को मानकर, और जो वधू पक्ष है, जो महिला पक्ष है, उसको पेमेंट करता है। तो क्या आप इस बात से सहमत होंगे हमारी कि क्यों ना जिस समय रजिस्ट्रेशन हो उस समय एक एफिडेविट या अंडरटेकिंग जमा हो जाए जिसमें खर्चे का पूरा ब्यौरा, जो वर पक्ष ने किया वो भी और जो वधू पक्ष ने किया वो भी, उसकी डिटेल का भी रजिस्ट्रेशन हो जाए?
जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कानून में ऐसा प्रोविज़न है, जो डॉरी प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में बात हुई थी कि एक डॉरी प्रोटेक्शन ऑफिसर बनेगा और जो इस तरह की निगरानी करेगा, और जो भी लिस्ट है वो मेंटेन करना ज़रूरी है। लेकिन ऐसा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। मैंने जहाँ तक बोल रहा है कि सरकारें कानून बना देती हैं, लेकिन उन कानून का कैसे इम्प्लीमेंटेशन। नहीं, मैं पहली बार सुन रहा हूँ और मेरे लिए बड़ा अच्छी खबर है ये, और अच्छी सूचना भी है, और आपके लिए भी है कि डॉरी प्रोटेक्शन ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट में होगा। ये किसने बनाया था नियम, कब बना था? सर, ये डॉरी प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1960s में बना था, उसमें ये प्रोविज़न है। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि हमारी सरकार सिर्फ कानून बनाना जानती है। वो एक पार्लियामेंट में कानून होता है, पास कर देता है, उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो कैसे होगा ये नहीं सोचती हैं। तो ये प्रैक्टिकली नहीं होता। लेकिन कानून में ऐसा प्रोविज़न है कि वो जो है वो आर्टिकल है। देखिए, यहाँ बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अगर आप उसी चीज़ को दहेज कहेंगे तो वो कानूनन जुर्म है। उसी को आपने स्त्री धन कह दिया तो वो एडमिसिबल है। उसी को आपने गिफ्ट कह दिया तो वो एडमिसिबल है। शादी में आज करोड़ों खर्चे होते हैं हमारे यहाँ। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है। ये एक ही चीज़ को अगर आपने डॉरी कह दिया तो वो कानूनी रूप से गलत हो गया, आपने स्त्री धन कह दिया तो वो सब एक्सेप्टेबल है। नहीं, फ़र्क है उसमें। कहते हैं ना, दान दहेज दिया, जो मांग के लिया वो डोगरी है, जो वैसे दिया वो दान है। सर देखिए, मांग के डॉरी तो ये फिल्मों में दिखाया जाता है, रियल लाइफ में बहुत रेयर होता है, 1-8% होता है। डॉरी हमेशा लड़की वाले अपनी तरफ से देने जाते हैं। हमें आईएएस लड़का चाहिए, हमारी लड़की 12वीं पढ़ी हुई है, तो एक आईएएस आपकी 12वीं लड़की से क्यों शादी करेगा? तो वो कुछ स्टेट्स में ऐसा है, वो एक अलग इशू है। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, उसी मुद्दे पर हम एम्फेसाइज करें कि क्यों ना इसकी एक अंडरटेकिंग कंपलसरी कर दी जाए। सर, ये प्रोविज़न है। और दूसरी चीज़, मैं जो लोग शादी कर रहे हैं, मैं कुछ उनको टिप्स दे सकता हूँ। जैसे फर्स्ट चीज़ है कि कभी भी आप लड़की पक्ष से कोई भी अमाउंट कैश में या अपने अकाउंट में मत लीजिए। जो भी खर्चा हो रहा है वो आप अपना अपना कीजिए। जो लड़की खर्चा कर रही है वो अपना खर्च करे, जो लड़के खर्च कर रहे हैं वो अपना खर्च करें, और हर खर्चे का बिल लेने की कोशिश कीजिए अपने नाम से। ये बाद में आपको बहुत काम आता है। लोग जैसे टेंट हाउस करते हैं, लाखों रुपए देते हैं, बिल नहीं लेते थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में। कल को आपको मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो आपने खर्चा किया है वो भी वीडियो में दिखेगा, फोटो में दिखेगा। लड़की वाले वो भी क्लेम करेंगे कि ये पैसा हमने दिया था। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जो भी शादी में खर्चा हो उसका बिल लीजिए और उसको संभाल के रखिए। ये एक बहुत बड़ा है। और लड़की वालों से कभी भी कोई भी अमाउंट आप कैश में या फिर अपने अकाउंट में मत लीजिए। जो वो खर्च कर रहे हैं वो उनकी मर्जी है, वो खर्च करें। जो भी लड़की को आप गिफ्ट दे रहे हैं या चीज़ करें, ये सारा डॉक्यूमेंटेड रखें, तो आपको शायद आगे चल के बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन जो स्त्री धन का जो है वो तो जो लड़का पक्ष खर्च करता है, लेकिन प्रॉपर्टी तो अल्टीमेटली लड़की की होती है, इवन आफ्टर डिवोर्स। सर, स्त्री धन जो लड़की को पर्सनल मिला हुआ है, चाहे वो लड़की वालों ने दिया है, लड़के वालों ने दिया है, किसी रिलेटिव ने दिया है, उसको स्त्री धन कैलकुलेट किया जाता है। और उसी तरह से कानून में पुरुष धन का भी प्रोविज़न है। जो लड़के को पर्सनल चीज़, जैसे आपने गिफ्ट में अंगूठी दी है, चेन दी है, तो वो लड़के का पुरुष धन है, वो आप वापस नहीं मांग सकते। लेकिन वही मैंने आपको बताया, जब प्रेशर इतना होता है तो लड़की अपना भी ले जाती है और लड़के का भी ले जाती है। लेकिन कानूनी रूप से जो पर्सनल गिफ्ट्स मिले हैं वो रिटर्नेबल नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी जानकारी आपको मिस्टर झा ने दी। एक किस्सा भी हमने आपको गौतम साहब का सुनवाया कि किस प्रकार से उन्होंने जीवन के 6-7 साल परेशानी में बिताए। ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है और ये महिलाओं के खिलाफ नहीं है। जिन महिलाओं के खिलाफ गलत काम करती हैं पुरुष वर्ग, तो उसकी भी मदद करते हैं। लेकिन साथ में इनकी मांग है कि एक नेशनल कमीशन बने जो पुरुषों के लिए हो। एक बात और आपने कही थी, ये जो लॉ बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट वाइज होने चाहिए डॉरी प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, वो ऑफिसर नियुक्त नहीं हुए। सर, कुछ जगह हुए हैं, कुछ जगह नहीं हुए हैं। कुछ जगह जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर होते हैं उन्हीं को चार्ज दे दिया जाता है। उनके पास इतना काम होता है कि वो और लोड ले नहीं पाते। अभी भी इलाहाबाद का हाई कोर्ट का रिसेंट में जजमेंट आया था 6-7 महीने पहले। उसने बहुत इंस्ट्रक्शंस जारी की थी कि जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस समय इस तरह के एफिडेविट लगें और इस तरह की चीज़ें हों, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही है। वो इस वीडियो में एक बात और बता देता हूँ मैं, वो ये कि एक मामला मेरे खिलाफ भी दर्ज हुआ है, 354, 509 और बाकी धाराएं बहुत सारी हैं। और मामला दर्ज किया है जो रोहिणी में बीजेपी के एमएलए हैं, उनकी पत्नी ने। और घटना बताई है 2014 की, जिस समय मैं एमएलए था। और झा साहब ने कहा कि महिला का बयान ही काफ़ी है। तो देखते हैं, वो केस एमएलए कोर्ट में ट्रांसफ़र हो चुका है।
सेक्शन 200 में उसने फाइल किया था। देखते हैं उसमें क्या, हाँ, उस बारे में बताइए। चलो मैंने अपनी बात अपने आप ही खोल दी, आपको क्या लगता है कि उसमें क्या रहने वाला है? मैं आपको बताता हूँ, ये जो झूठे केस हो रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं महिलाओं को ही नुकसान पहुंचा दे रहे हैं, क्योंकि इतने सारे झूठे केस आप पढ़ते हैं ना, तो कब जब जेन्युइन महिला भी आपके पास आती है ना, आप उसको भी संदेह की नज़रों से देखते हैं, उसको भी न्याय पाने में दिक्कत होती है। तो पहला तो ये आप नुकसान कर रहे हैं महिला का। दूसरी चीज़, महिला को आप एक वेपन की तरह यूज़ कर रहे हैं, कॉमोडिटी की तरह यूज़ कर रहे हैं। मैं 2 केस आपको बता दूंगा, एक सोनीपत का और एक कानपुर का, जिसमें केस में आपसे फिर, क्योंकि अब मैं रेगुलर, बताइए। जिसमें 2 पड़ोसी थे, दोनों की पत्नियों ने एक दूसरे के पति पे रेप चार्ज कर रखे हैं। रेप किसी का नहीं हुआ, लेकिन दोनों ने कर रखे हैं। उसने पहले किया तो उसकी पत्नी ने भी उसके पति पे कर दिया। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को आपने एक तलवार की तरह यूज किया, एक वेपन की तरह यूज किया। महिला एक इंसान है, वो एक वेपन नहीं है कि आप ये ले मैंने अपनी बीवी तेरे पे मार दी, तू अपनी बहन मेरे पे मार दे। तो कहीं ना कहीं हम जो ये फर्जी केसेस कर रहे हैं, उससे हम महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, जो मातृत्व है उसका अपमान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये झूठे मुकदमे हो रहे हैं, इससे जो वास्तविक पीड़ित महिलाएं हैं उनको न्याय मिलने में बहुत देरी हो रही है। तो ये कहीं से भी ये कानून महिलाओं को कहीं भी सपोर्ट नहीं करते, कहीं भी उनका बचाव नहीं करते, ये महिलाओं का नुकसान ही करते हैं। यही कहना चाह रहा हूँ मैं। नियम बनाया था महिलाओं को एक पावर देने के लिए, लेकिन वही उसके खिलाफ जा रहा है, जो हालात हम देख रहे हैं। एक बात और मैं शादी ब्याह के मामले में कहना चाहूँगा, जैसा कि झा साहब ने कहा कि जब भी हम कोई फंक्शन करते हैं शादी ब्याह का, उसका पक्का बिल नहीं लेते हैं जीएसटी बचाने के लिए। जो टैक्सेज है उसको बताने के लिए बिल लेते हैं। तो यदि मैंने 10 लाख का खर्चा किया है कैटरिंग में और टेंट के अंदर, तो कहते 2 लाख का बिल दे दो। जब वो डिस्प्यूट होता है तो कहते हैं 10 लाख रुपए खर्च किए मैंने, लेकिन कोर्ट सबूत मांगती है। तो मेरा एक आग्रह है आप लोगों से, जब भी शादी ब्याह करें, कुछ भी करें, तो जीएसटी बचाने के चक्कर में कच्चा बिल ना लें, नंबर 2 में काम ना करें, नंबर 1 में काम करें। इन केस ऑफ डिस्प्यूट वो बिल आपके काम आएंगे। आज बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आपने इस वीडियो को देखा, मैं आपका आभारी हूँ। चैनल पर हमारी वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन कम आ रहा है, मतलब सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, सब्सक्राइबर कम हैं। भाई वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि सबसे पहले हमारी जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। हमारा वीडियो बनाने का पर्पज़ 100% सामाजिक है। हम कोई बिजनेस नहीं करते, हम चाहते हैं समाज में अवेयरनेस क्रिएट करें और समाज के अंदर जो लोग हैं, किसी परेशानी में हैं, किसी समस्या को झेल रहे हैं, उनकी बात जनता तक, सरकार तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय फौजी, जय हिंद।